हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ आवर अनदर वीडियो। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन पढ़ाया था, उसका हम टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन। जिन लोगों ने स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वाला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, ताकि आप लोग पहले स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को देख लें, पढ़ लें, फिर उसके बाद हम उसी का टाइप डिस्कस करेंगे आज, दैट इज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो हम बात करते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, किस अबॉर्शन को हम बोलेंगे। तो अगर कोई फ़ीमेल आपकी ओपीडी में ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आ रही है, क्योंकि यहाँ हम ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी को ही डील कर रहे हैं, तो अगर कोई मरीज़ आपकी ओपीडी में ब्लीडिंग लेके आ रही है और साथ ही साथ कुछ साइन सिम्टम्स ऑफ अबॉर्शन लेके आ रही है, अभी हम फर्दर पढ़ेंगे क्या साइन सिम्टम्स वो फीमेल लेके आएगी। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन हम बोलते किसको है, अगर कोई मरीज़ अबॉर्शन के साइन सिम्टम्स लेके आ रही है लेकिन फिर फर्दर आपने उसको मैनेज किया तो वो मैनेज हो गया और उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर गई, इस टाइप के अबॉर्शन को हम बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। जहाँ सिर्फ साइन सिम्टम्स मिल रहे थे अबॉर्शन के, लेकिन जैसे ही आपने उसका मैनेजमेंट शुरू किया, उसको मैनेज किया, तो उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई और उसने बच्चे को भी डिलीवर करा दिया। तो इस टाइप के अबॉर्शन को हम थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं, जहाँ सिर्फ आपको साइन सिम्टम्स मिलते हैं अबॉर्शन के, लेकिन जब उसका मैनेजमेंट किया जाए तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए, इस टाइप के अबॉर्शन को हम थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी मरीज़ में थ्रेटेंड अबॉर्शन हो रहा है तो वो क्या क्या क्लिनिकल पिक्चर लेके आएगी, क्या क्या साइन सिम्टम्स लेके आएगी आपके पास। सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जो मरीज़ बताता है और साइन वो चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर एलिसिट करता है। तो क्लिनिकल पिक्चर में हम कंबाइनिंगली पढ़ेंगे सारे सिम्टम्स भी और साइंस भी, जो अगर किसी मरीज़ में थ्रेटेंड अबॉर्शन हो रहा है तो हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मरीज़ प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा अबॉर्ट कर रहा है, तब अबॉर्ट कैसे कर रहा है, कैसे मालूम चलेगा कि उसका बच्चा अबॉर्ट कर रहा है, क्योंकि मरीज़ वजाइना से ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आएगी। लेकिन जब आप उस मरीज़ को एग्जामिन करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मरीज़ 3 महीने का एमेनोरिया बता रही है, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जब मेंसेस नहीं आते उस कंडीशन को हम एमेनोरिया बोलते हैं, और प्रेगनेंसी क्या होती है 9 मंथ तक इसमें एमेनोरिया होता है। तो यहाँ जब हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, अगर कोई मरीज़ है वो बता रही है ब्लीडिंग लेके आई है आपके पास, और फिर आपने जब उससे फर्दर हिस्ट्री ली तो वो बता रही है 3 महीने से उसका महीना नहीं आया है, 3 महीने तक का उसका एमेनोरिया है, और जब आपने एग्ज़ामिन किया उसका यूट्रस का साइज़ देखा तो आपको 3 महीने तक का यूट्रस का साइज़ मिल रहा है, लेकिन मरीज़ में दिक्कत क्या है, वो वेजाइना से ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आई है। तो जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा उसमें जो साइन सिम्टम्स होगा प्रेगनेंसी का बिल्कुल कॉन्साइड करेगा, मतलब उसके ड्यूरेशन से बिल्कुल कॉन्साइड करेगा, मतलब जितने हफ्ते की जितने महीने की प्रेगनेंसी का साइन सिम्टम्स मरीज़ में होगा, अगर आप पेट से देखो, यूट्रस से देखो, तो बिल्कुल उसके ड्यूरेशन से कॉन्साइड करेगा, वही सेम चीज़ें मिलेंगी। अगर मरीज़ 3 महीने का एमेनोरिया बता रही है तो आप यूट्रस का साइज़ देखोगे तो आपको 3 महीने का एमेनोरिया मिलेगा। अगर मरीज़ उल्टी मतली की कंप्लेन बता रही है लेके आइए, इसका मतलब जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप जब पेट देखोगे, यूट्रस देखोगे, तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना 12 हफ्ते तक का मरीज़ का पेट मिल सकता है। तो इसका मतलब यही है, जो साइन सिम्टम्स होंगे प्रेगनेंसी के वो कॉन्साइड करेंगे उसके ड्यूरेशन से, अगर मरीज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन लेके आ रही है तो। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो नोट डाउन करने वाली ये है कि मरीज़ तो आपके पास कंप्लेन लेके आई है वेजाइना से ब्लीडिंग की, लेकिन वो ब्लीडिंग का नेचर कैसा होगा, किस कलर की होगी, कैसे आप मालूम करोगे ये मरीज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस लेके आई है। तो जो वेजाइना से ब्लीडिंग आ रही होगी वो या तो बिल्कुल ना के बराबर होगी, बहुत हल्की फुल्की होगी, बिल्कुल स्पॉटिंग जैसी होगी, मतलब सिर्फ मरीज़ ये कंप्लेन लेके आई है कि हमें हल्की हल्की दाग लग रही है, मरीज़ की ये कंप्लेन हो सकती है। या फिर मरीज़ ये कंप्लेन लेके आई है कि उसको वेजाइना से स्लाइड ब्लड जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, या मतलब थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा है, ये कंप्लेन आ सकती है। यहाँ जो ब्लीडिंग होगी वेजाइना से वो एक्सेसिव नहीं होगी, बहुत कम ब्लीडिंग होगी, या फिर कुछ कुछ केसेस में मरीज़ स्पॉटिंग की या दाग लगने की कंप्लेन लेके आ सकती है। और जो कलर होगा ब्लड का, जो वेजाइना से ब्लड आ रहा है उसका जो कलर की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ब्राइट रेड इन कलर होगा, बिल्कुल चटकीला लाल, चमकीला लाल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल उस कलर का ब्लड होगा। और ये ब्लड आ कहाँ से रहा होगा, कोरियोडेसिडुअल इंटरफेस से। कोरियोडेसिडुअल इंटरफेस से ये ब्लड क्यों आ रहा होगा, जहाँ पे अब पहले हम बात कर लेते हैं कोरियोडेसिडुअल इंटरफेस होता क्या है।
सबसे पहले हम समझते हैं कोरियो क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे डेसिडुआ क्या होता है, उसके बाद हम इनके इंटरफेस की बात करेंगे। तो जो प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम होता है उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं, और डेसिडुआ की लिटरल मीनिंग ही होती है टू शेड ऑफ। ये जो डेसिडुआ है, ये जो प्रेग्नेंट यूट्रस है या इंडोमेट्रियम है, प्रेगनेंसी जैसे ही ख़त्म हो जाती है, जैसे ही मरीज़ की डिलीवरी हो जाती है, ये शेड ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसीलिए प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कोरियन किसको बोलते हैं। तो ये वो मेम्ब्रेन है जो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है, इसको हम कोरियो बोलते हैं, या फिर अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो ये प्लेसेंटा हम समझ सकते हैं। तो जो प्लेसेंटा होती है वो डेसिडुआ से आपकी अटैच्ड होती है, जो इंडोमेट्रियम होता है उससे प्लेसेंटा अटैच्ड होती है। तो ये ब्लीडिंग कहाँ से आ रही होती है, जहाँ आपके इंडोमेट्रियम और प्लेसेंटा का जंक्शन होता है, मतलब जिस पॉइंट पे प्लेसेंटा जाके इंडोमेट्रियम से अटैच्ड होती है, उस जगह से, उसके जंक्शन से ब्लड निकल रहा होता है। इस वजह से इस ब्लड का जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्राइट रेड होता है। ये चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि थ्रेटेंड एबॉर्शन की ब्लीडिंग कहाँ से आती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो वो कोरियो डेसिडुअल इंटरफेस से होती है, मतलब जिस इंडोमेट्रियम में जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच्ड होती है, बिल्कुल उसी से ये ब्लीडिंग ओरिजिनेट होती है। इसलिए अगर कोई मरीज़ थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस लेके आ रही है तो उसका ब्लड का कलर क्या होगा, बिल्कुल ब्राइट रेड होगा। ये सारी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, मरीज़ से पूछना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी कंफर्म डायग्नोसिस बना सको कि ये मरीज़ जो है थ्रेटेंड एबॉर्शन की मरीज़ है, या फिर जो अभी दूसरी एंटिटी हम एबॉर्शंस की पढ़ेंगे उसमें से कोई और एंटिटी है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री लोगे मरीज़ की कि वेजाइना से जो ब्लीडिंग आ रही है वो कैसी है, हल्की फुल्की है या फिर सिर्फ दाग के फॉर्म में है, और अगर जो ब्लीडिंग हो रही है उसका कलर कैसा है, चटकीला लाल रंग है, तो आप समझ जाओगे ये क्या है, थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस है। फिर अब आप मरीज़ से पेन की हिस्ट्री लोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन की हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। अगर मरीज़ में चाहे ब्लीडिंग कम हो लेकिन पेन ज़्यादा है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये बात हो सकती है कि इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, आप इस बच्चे को बचा नहीं सकते, ये मरीज़ अबॉर्ट कर ही जाएगी। इसीलिए पेन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस है जहाँ फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है, तो वहाँ पेन कैसा मिलेगा, या तो पेन नहीं होगा मरीज़ को, या फिर जो पेन होगा वो बहुत हल्का फुल्का होगा। और अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। सर्विक्स को अगर एग्ज़ामिन करोगे, सर्विक्स के ऑस को एग्ज़ामिन करोगे तो वो क्लोज्ड आएगा। और अगर अल्ट्रासाउंड कराओगे आप, यूएसजी कराओगे आप, तो वहाँ फाइंडिंग आएगी लिविंग फीटस की। फिर इसकी प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें, कोई मरीज़ आपके पास थ्रेटेंड एबॉर्शन लेके आ रही है तो क्या प्रोग्नोसिस हो सकती है, प्रोग्नोसिस मतलब होता है रिज़ल्ट। तो अगर कोई मरीज़ थ्रेटेंड एबॉर्शन लेके आ रही है तो उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड प्रोग्नोसिस की, उसके बाद हम बात करेंगे बैड प्रोग्नोसिस की। तो अगर कोई फीमेल है, वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जितना होता है, जितना महीने में ब्लड लॉस होता है, अगर कोई मरीज़ आ रही है थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस लेके आ रही है, ब्लीडिंग पर वजाइना लेके आ रही है, आपने उसकी हिस्ट्री लिया, लेकिन वो बता रही है जितना महीने में ब्लड जाता है उससे कम ब्लड जा रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मरीज़ को पेन नहीं होना चाहिए, या फिर अगर पेन जो हो रहा है वो बहुत हल्का फुल्का हो रहा है। अगर पेन नहीं हो रहा है या हल्का फुल्का पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, इसको हम गुड प्रोग्नोसिस में रखते हैं। इस प्रेगनेंसी को आप फर्दर कंटिन्यू करवा सकते हैं अगर आप इसका मैनेजमेंट कर दे तो। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ब्लड लॉस कम है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जितना होता है, महीने में जितना ब्लड लॉस होता है उससे कम है। दूसरा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा, मरीज़ से जब आप पेन की हिस्ट्री लोगे, मरीज़ को पेन है, बहुत हल्का फुल्का है या फिर नहीं है, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, इस प्रेगनेंसी को आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर अब हम बैड प्रोग्नोसिस की बात करें कि किन किन प्रेगनेंसीज़ को आप फर्दर कंटिन्यू नहीं करवा सकते, तो अगर किसी का ब्लड लॉस जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जितना जा रहा है, जितना महीने में खून जाता है उतना जा रहा है, या फिर उससे भी ज़्यादा जा रहा है, और उसमें मरीज़ को पेन भी हो रहा है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं, तो उस एबॉर्शन को अब आप फर्दर कंटिन्यू नहीं करवा सकते, उसका मैनेजमेंट करके भी उसकी प्रेगनेंसी को आप मेंटेन नहीं कर सकते।
वो मरीज़ अबॉर्ट कर ही जाएगी, और अगर वो अबॉर्ट कर जाएगी, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो इस टाइप के अबॉर्शन को हम इनएविटेबल अबॉर्शन बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी ही बात करेंगे। या फिर मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। तो 50% प्रोग्नोसिस थ्रेटेंड अबॉर्शन की अच्छी हो सकती है, जहां आप प्रेगनेंसी को फर्दर कंटिन्यू करवा सकते हैं, एंड 50% प्रोग्नोसिस जो है वो बैड हो सकती है, जहां आप प्रेगनेंसी को फर्दर कंटिन्यू नहीं करवा सकते, जहां मरीज़ अबॉर्ट कर ही जाएगी, चाहे वो इनएविटेबल अबॉर्शन में चली जाए, चाहे वो मिस्ड अबॉर्शन में चली जाए। अब हम बात करते हैं, मरीज़ आपके पास आई है तो आप क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करोगे। जब भी कोई मरीज़ आपके पास विज़िट करती है, चाहे गायनेकोलॉजिकल पेशेंट है, चाहे ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट है, आप उसको एग्जामिन ज़रूर करते हो। तो कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर कोई मरीज़ विज़िट करता है तो हम उसका जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर मरीज़ ब्लीडिंग लेके आई है तो हम क्या क्या उसकी चीज़ें देखेंगे। एक जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले आपको मरीज़ की जनरल कंडीशन देखना है, जनरल न्यूट्रिशनल कंडीशन देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मरीज़ जो है, जो मदर है, वो मेल नरिश्ड होगी तो भी चांसेस हैं कि उसका बच्चा अबॉर्ट कर जाए। इसलिए आपको, जो भी मरीज़ आपके पास विज़िट कर रही है, जो भी मदर आपके पास विज़िट कर रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आ रही है, तो आपको उसका जनरल कंडीशन देखनी है, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल कंडीशन देखनी है, ताकि आप रूल आउट कर पाओ कि ये मरीज़ कहीं मेल नरिश्ड तो नहीं है। अगर मेल नरिशमेंट का केस है, मदर डेफिसिट है, तो आप उसका न्यूट्रिशन को करेक्ट करोगे, नहीं तो उसका बच्चा आगे चल के अबॉर्ट कर जाएगा, क्योंकि ये भी एक कॉज है। अगर मदर मेल नरिश्ड होगी तो बच्चे अबॉर्ट करने के चांसेस होते हैं। तो आप उसकी जनरल न्यूट्रिशनल कंडीशन देखोगे। उसके बाद जो हम हर मरीज़ में करते हैं, मरीज़ का पैलर चेक करोगे, ये देखने के लिए कि कहीं मरीज़ एनीमिक तो नहीं है, पैलर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर इसलिए देखोगे कहीं मरीज़ को फीवर तो नहीं है। अगर मदर को लंबे समय से फ़ीवर की कंप्लेन है तो भी चांसेस है कि उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। इसलिए आप फ़ीवर देखोगे, पल्स देखोगे एंड बीपी देखोगे। ये सारी चीज़ें जब भी कोई मरीज़ विज़िट करता है तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं जो हम हर मरीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हर मरीज़ में देखोगे, चाहे वो ब्लीडिंग लेके आए, चाहे वो कुछ भी लेके आए। फिर इसके बाद आप क्या क्या करोगे, उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन करोगे, जिसमें आप CVS देखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स देखोगे और अदर सिस्टम्स देखोगे। उसके बाद आप उस मरीज़ का पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, जहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करोगे। देखोगे पेट में कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, कहीं कोई मास तो नहीं मिल रहा, कोई लंप तो नहीं मिल रहा, कहीं पेरिटोनियम में फ्री फ्लूइड तो नहीं मिल रहा, कहीं पेट पे आपने जैसे ही हाथ रखा मरीज़ दर्द से चिल्ला तो नहीं उठा, मरीज़ टेंडरनेस तो नहीं दिखा रहा, या फिर साइज़ ऑफ यूट्रस कितना है। ये सारी चीज़ें आप मरीज़ के पेट से देखोगे। फ्री फ्लूइड इसलिए देखना ज़रूरी है, डिस्टेंशन इसलिए देखना ज़रूरी है, मास इसलिए देखना ज़रूरी है, या टेंडरनेस इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ एक्सक्लूड करना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सॉरी, यहाँ आपको एक्सक्लूड करना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी हमने बात किया था अगर मरीज़ ब्लीडिंग लेके आ रही है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। वहाँ हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अबॉर्शन, और उसके बाद जो कारण आया था वो था आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर मरीज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की है तो भी वो ब्लीडिंग लेके आ सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए आपको मरीज़ के पेट से देखना होगा, कहीं कोई डिस्टेंशन तो नहीं मिल रहा है, कहीं कोई मास तो नहीं मिल रहा है, कहीं कोई फ्री फ्लूइड तो नहीं मिल रहा है, कहीं मरीज़ के पेट में टेंडरनेस तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए आपको मरीज़ को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद आप मरीज़ का साइज़ ऑफ यूट्रस देखोगे कि यूट्रस का साइज़ कितना है। फिर आता है आप जो एग्ज़ामिनेशन करोगे, स्पेसिफिक एग्ज़ामिनेशन, उसमें आता है पर स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन। कोई भी मरीज़ आपके पास विज़िट करे, चाहे ब्लीडिंग लेके आए, चाहे कोई भी कंप्लेन लेके आए, तो एक बार बाई मैनुअल एग्ज़ामिनेशन से पहले हम हमेशा स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन करते हैं। स्पेकुलम लगा के वल्वा, वजाइना, सर्विक्स सबको इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद ही हम पर वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन या फिर बाई मैनुअल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो यहाँ हमने जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर लिया, पेट से भी मरीज़ को देख लिया। अब हम स्पेकुलम लगा के मरीज़ को चेक करेंगे। यहाँ क्या क्या चीज़ें आप चेक करेंगे, मरीज़ का वल्वा चेक करेंगे, वेजाइना चेक करेंगे, सर्विक्स चेक करेंगे,
ताकि आप रूल आउट कर पाओ कि मरीज़ की जो ब्लीडिंग की कंप्लेन है, ये ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है और कितना मरीज़ कितनी ब्लीडिंग मिल रही है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है। हो सकता है सर्विक्स पे कोई पॉलिप हो, आप स्पेकुलम लगा के चेक करो तो आपको सामने से नज़र आ जाए, या फिर सर्वाइकल एक्टोपी वाला केस हो, सर्विक्स में इरोजन हो रखा है, तो आप स्पेकुलम लगा के चेक करो तो आपको सामने से सर्विक्स दिख जाए बिल्कुल लाल, तो आपको मालूम चल जाएगा कि मरीज़ इस वजह से ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आई है। तब आपको पता चल जाएगा कि ये मरीज़ अबॉर्ट नहीं कर रही है बल्कि ब्लीडिंग की वजह ये है। तो आप वहीं कंफर्म हो जाओगे कि ये मरीज़ में अबॉर्शन हो रहा है या क्या वजह है। तो वो सारी वजह रूल आउट करने के लिए, कॉजेज़ रूल आउट करने के लिए आप स्पेकुलम लगा के चेक करोगे। कोई लोकल लीजन होगा सर्विक्स या वेजाइना पे, वो आपको दिख जाएगा, और अगर सर्विक्स का ऑस खुला है या बंद है वो आपको दिख जाएगा। लेकिन जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है वहाँ सर्विक्स का ऑस क्लोज्ड मिलता है, ऑस ओपन नहीं मिलता है। और अगर जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, मतलब जो बच्चा है या प्लेसेंटा है या उसके मेम्ब्रेन्स है, कुछ अगर सर्विक्स से बाहर आ रहे होंगे या सर्विक्स के ऑस पे अटके हुए होंगे, तो जब आप स्पेकुलम लगा के चेक करोगे तो आपको सामने से नज़र आ सकता है। और कितनी ब्लीडिंग हो रही है, किस कलर की ब्लीडिंग हो रही है, वो भी आपको नज़र आ सकता है जब आप मरीज़ में स्पेकुलम लगा के चेक करोगे। तो फिर हम आते हैं, अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें सर्विक्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है कि सर्विक्स का ऑस ओपन है या बंद है, यूट्रस का साइज़ कितना है, और साथ साथ में जो यूट्रस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जो यूट्रस के साथ स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, एडेनेक्सा चल रहे हैं, कहीं वो आपस में चिपक तो नहीं गए हैं, एडेनेक्सल मास तो नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो आप रूल आउट कर लोगे। फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, क्या क्या जांचें आप करा सकते हो मरीज़ की। सबसे पहले आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, ये रूल आउट करने के लिए कि मरीज़ प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है। और अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस होता है तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। फिर आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे, दैट इज़ CBC, रूल आउट करने के लिए सारी चीज़ें, मरीज़ का हीमोग्लोबिन, इन्फेक्शन है या क्या है, सारी चीज़ें। ABO-RH कराओगे, ABO-RH इसलिए कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं मरीज़ RH नेगेटिव तो नहीं है, कहीं मदर RH नेगेटिव तो नहीं है। अगर मदर RH नेगेटिव वाली होगी तो आगे चल के RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला केस हो सकता है, बच्चा पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव और मदर नेगेटिव होगी, तो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी और बच्चे को अबॉर्ट कर देंगी। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस वाला केस हो सकता है, उसको रूल आउट करने के लिए आप ABO-RH कराओगे। अगर मदर नेगेटिव मिल जाएगी तो आप वहीं पे anti-D का इंजेक्शन दे दोगे प्रोफाइलेक्सिस के लिए कि फर्दर बच्चा अबॉर्ट ना कर जाए, तो आप ABO-RH कराओगे। सीरम बीटा HCG कराओगे रूल आउट करने के लिए, जो सीरम बीटा HCG है ब्लड में कितना बना हुआ है, अगर इसका अमाउंट कम होता जा रहा है इसका मतलब बच्चा अबॉर्ट हो रहा है, बच्चे को आप बचा नहीं सकते, वो इनेविटेबल अबॉर्शन या मिस्ड अबॉर्शन में मरीज़ जा सकती है। इसलिए आप सीरम बीटा HCG कराओगे देखने के लिए कि प्रेगनेंसी को बचाने के चांसेस हैं या नहीं हैं। फिर आप USG करा सकते हो, चाहे आप ट्रांसवेजाइनली कराओ चाहे आप ट्रांस एब्डोमिनली कराओ, दोनों से फाइंडिंग्स बिल्कुल सेम आएंगी। यहाँ हम USG क्यों करा रहे हैं, देखने के लिए कि बच्चा वायबल है या नहीं, मतलब लिविंग फीटस है या नहीं, और जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में है या नहीं, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला केस तो नहीं है। वो सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड कराओगे। अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो तो आपको फाइंडिंग्स मिल जाएंगी, सिंगल प्रेगनेंसी है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है। आपको यहाँ पे ये भी मालूम चल जाएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, सबसे स्पेसिफिक फाइंडिंग्स इसकी आएंगी और आप रूल आउट भी कर सकते हो। फिर अगर मरीज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन की आ रही है तो यहाँ आप क्या ट्रीटमेंट करोगे मरीज़ का, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप उसको एडवाइस करोगे और फिर उसको फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस करोगे, ट्रीटमेंट लिखोगे। तो क्या क्या चीज़ें आप एडवाइस में बोलोगे, तो मरीज़ को बेड रेस्ट पे बोलोगे अनटिल एंड अनलेस उसकी ब्लीडिंग रुक ना जाए। ब्लीडिंग रुकने के 1 हफ्ते बाद तक भी उसको मरीज़ को कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है, हाई हील्स की चप्पलें नहीं पहननी है, भारी काम नहीं करना है, सीढ़ियाँ चलना उतरना नहीं है ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आप मरीज़ को एडवाइस करोगे। और नो इंटरकोर्स की एडवाइस करोगे, सीडेटिव्स दोगे अगर पेशेंट एंग्शियस है तो, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है मरीज़ को अगर पेन ज़्यादा है तो उस मरीज़ में आप सेडेटिव्स दोगे।
सेडेटिव्स में आपके पास डायजेपाम का ऑप्शन अवेलेबल है। आप डायजेपाम दे सकते हो 5 mg डेली, ट्वाइस डेली, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जब तक चाहो आप दे सकते हो, जब तक मरीज़ में दर्द बना हुआ है। तो आपके पास सेडेटिव्स का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप डायजेपाम दे सकते हो अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा एंशियस है, घबराई हुई है, एंग्जाइटी है उसको अपने अबॉर्शन को लेके, या फिर मरीज़ में दर्द थोड़ा बना हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप सेडेटिव्स में डायजेपाम का इस्तेमाल करा सकते हो। उसके बाद आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी। ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है? जनरली अगर कोई भी मरीज़ आती है थ्रेटेंड एबॉर्शन की, तो वहाँ प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन को एज अ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। लेकिन इसी को हम ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी बोलते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं देखा गया है एबॉर्शन में, बट इसको एज अ एम्पेरिकल थेरेपी चलाया जाता है थ्रेटेंड एबॉर्शन के केस में। एम्पेरिकल थेरेपी का मतलब है बस अंदाजे से हम चला दे रहे हैं, हमें पता नहीं है, इस वजह से हम इसको ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी बोलते हैं। और अगर एक बार आपने प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कर दिया, प्रोजेस्टेरॉन की थेरेपी देना शुरू कर दिया मरीज़ में, तो उसकी 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको प्रोजेस्टेरॉन को रोकना नहीं है, तब तक आपको प्रोजेस्टेरॉन को चलाना ही चलाना है। लेकिन आप प्रोजेस्टेरॉन चलाना तब शुरू करोगे जब आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म हो चुके हो कि ये जो फीटस है ये लिविंग फीटस है, तभी आप प्रोजेस्टेरॉन की थेरेपी देना शुरू करोगे। और एक बार जब प्रोजेस्टेरॉन शुरू कर दिया तो 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक मरीज़ को खिलाना ही खिलाना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोजेस्टेरॉन के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो जहां आपको डाउट है कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट वाला केस है, जहां सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम मिल रहा है, तो वहां आप मरीज़ को इंजेक्शन के फॉर्म में प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हो, जिसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैल्पोरेट का, जो मार्केट में अवेलेबल है प्राइमल्यूट डिपॉट के नाम से। अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो इसका लगाने का तरीका क्या है? 250 mg IM लगाना है, मतलब इंट्रामस्कुलर लगाना है, हफ्ते में 2 बार लगाना है, और वही 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक कंटिन्यू करना है। जहां आपको ल्यूटियल फेज डिफेक्ट लग रहा है, जहां प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी मिल रही है, तो उन मरीज़ों में आप हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैल्पोरेट का इंजेक्शन लगवा सकते हो, जो मार्केट में अवेलेबल है ब्रांड नेम प्राइमल्यूट डिपॉट के नाम से, तो ये लगवा सकते हो। दूसरा, गोलियों के फॉर्म में भी प्रोजेस्टेरॉन आपके पास अवेलेबल है। आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस लग रहा है मरीज़ों में, आप गोलियां भी खिला सकते हो, ओरल प्रोजेस्टेरॉन भी आपके पास अवेलेबल है। अब ओरल प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या आपके पास अवेलेबल है? तो सबसे पहले आपके पास आता है नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी डोज क्या होगी? 200 mg BD से लेके 100 mg BD आप मरीज़ को खिला सकते हो। कॉमनली प्रैक्टिस में जो यूज़ किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज़ नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन। इसकी डोज आप अपने अकॉर्डिंग एंड पेशेंट के साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, चाहे आप 200 mg BD खिलाओ, चाहे आप 100 mg BD खिलाओ। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है टैबलेट डाइड्रोजेस्टेरॉन, जो 5 से 10 mg TDS आप खिला सकते हो मरीज़ को। फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है टैबलेट एलेस्टेरॉल 5 mg BD। तो अगर कोई मरीज़ थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस लेके आ रही है तो ये सारे